नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल न्यूज पर आज जो बातें हैं वो खास इस रूप में कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां पूरा का पूरा विश्व सदमे में है कि आखिरकार आने वाले वक्त में इसका परिणाम क्या होगा, वहीं भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबरें हर किसी को व्यथित करती है। ऐसे ही कई पलामू के भी छात्र हैं जो यूक्रेन पढ़ने गए थे। उनकी सलामती वापसी पर कहीं न कहीं पलामू अगर खुश है तो अब हालात क्या है और आने वाले वक्त में इनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के चिंता बनी हुई है। और इसी को लेकर के हम आज मौजूद हैं जो पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर में एक छात्र लौटे हैं मोहम्मद आशिफ अनवर। हम उनसे सीधी बातें करते हैं कि आखिरकार पूरे यूक्रेन में आप लोगों ने पढ़ाई की, क्या हालात थे वहाँ पर? हालात बहुत गंभीर थे। जगह जगह से खबरें आ रही थी कि यहाँ पे मिसाइल दाग दिया है रूस ने, यहाँ पे बम फटा है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं और लोग बहुत चिंतित थे। और दिक्कत ये थी कि यूनिवर्सिटी ने बंकर्स का लोकेशन भी दे दिया था, तो इससे डर और बढ़ गया कि क्या बात हो गई कि बंकर्स वैसे भी नहीं कि मामूली बंकर्स, न्यूक्लियर बंकर्स का पता दे दिया था कि अगर कोई सा भी सायरन बजता है तो आप बंकर्स की तरफ भागें। और जैसे हमें पता चलता है कि ऐसा विस्फोट हुआ है, ऐसा अटैक हुआ है, तो हमें आदेश दी जाती है कि सबसे पहले आप कैश निकाल लें, खाने का फूड स्टॉक जमा कर लें। लेकिन एटीएम की भीड़ वैसे ही थी जैसे नोटबंदी की भीड़ थी और उससे ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। खाने का स्टॉक नहीं था, खाने की लाइन लगी जा रही है, लोग आ रहे हैं, भीड़, मतलब सारी जनता सड़क पे थी, मतलब अफरा तफरी का माहौल था। बहुत लोग ऐसे थे कि जो अपने शहर से गांव की तरफ भाग रहे थे और कुछ ऐसे थे जो देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे थे। यूक्रेनियंस देश छोड़कर पोलैंड की तरफ निकल चुके थे। मतलब साफ साफ था लोगों के लिए कि आप देश छोड़ दीजिए या घर के अंदर रहिए। कितनी तारीख को आप लोग को ये बातें मालूम चली कि हाँ अब हमें देश छोड़ना होगा यूक्रेन? हाँ, ऐसा था कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी कर रही थी बहुत दिन से कि आप लोग देश छोड़ दीजिए, ठीक है, आप लोग देश छोड़ दीजिए। लेकिन लोग देश नहीं छोड़ रहे थे। उसके बहुत सारे कारण थे। यूनिवर्सिटी कह रही थी हमारी कि जो अटैक होगा वो पहले ईस्टर्न साइड में होगा, आप वेस्ट साइड में रहते हैं, ठीक है। और रही बात कि अगर युद्ध शुरू होगा तो वहाँ शुरू होगा, जब शुरू होगा तो हम लोग आपको निकाल लेंगे, ठीक है। और हमारी यूनिवर्सिटी का ये है कि हमें 100% अटेंडेंस चाहिए, हम कोई से भी क्लास छोड़ नहीं सकते। तो यूनिवर्सिटी के कॉल पे हम बिल्कुल निर्धारित थे। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे का जाने का ये भी हुआ, लेकिन उस वक्त फ़्लाइट की कीमत 1 से लेकर 1.5 लाख रुपये हो गई थी। अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए जहाँ एक सेमेस्टर का फीस 1.5 लाख होता है, वो 1 से लेकर 1.5 लाख की फ़्लाइट का व्यवस्था कैसे करें? आपदा में भी नहीं, तो लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी निकाल लेगी जिससे थोड़ा कम हो। और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने फ़्लाइट नहीं की। बच्चों ने 10 की फ़्लाइट कर रखी थी, 28 की फ़्लाइट कर रखी थी, जो सस्ती से जो पहले कर रखी थी। उनको धीरे धीरे बच्चे जा रहे थे एडवाइजरी से, बट टिकट के महंगे होने की वजह से बच्चे बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे। बॉर्डर से पहले की जो जिंदगी आप लोगों ने जी, वो जिंदगी कैसे थी? कि बॉर्डर तक पहुंचना था, बॉर्डर को पार करना था, उससे पहले की जिंदगी आप लोगों ने कैसे? मान के चलें कि एक युद्ध आप भी लड़ रहे थे अपने? जी, युद्ध तो हम भी लड़ रहे थे। हमें ऐसा था कि एक पॉइंट मिलता था कि जैसे सबसे पहले कि कल निकलना है, कल बॉर्डर के लिए निकलना है। अब बॉर्डर के बाद क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले बॉर्डर पे निकलना है, बॉर्डर को जाना है, ठीक है। बॉर्डर जाने के बाद वहाँ से शेल्टर जाना है, तो शेल्टर जाने के बाद भी नहीं पता कि शेल्टर के बाद क्या होगा। फिर शेल्टर के बाद जब एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट के बाद भी नहीं पता कि एयरपोर्ट में फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब अनसर्टिनिटी ऐसी थी कि बस ऐसा था कि एक पॉइंट बता दिया जाता था, बस उसी पॉइंट तक हमें बात पता थी, उसके बाद क्या होगा कुछ मालूम नहीं। तो क्या वहाँ यूक्रेन के ही जो सेना थे या यूक्रेन के ही लोग आपके सहायता करते या इंडियन एम्बेसी भी आपसे अपडेट थी? सबसे ज़्यादा तो हम लोग यूक्रेन से निकल जाते, रोमानिया बॉर्डर पहुँचते, बहुत मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद बॉर्डर क्रॉस, और एक अटेम्प्ट में कम से कम
1 से लेके 1.5-2 घंटे का वक्त लग जा रहा था। मानिए कि मैं 5 बजे से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और सुबह के अगले दिन सुबह के 2 बजे बॉर्डर क्रॉस किया। मौसम में बर्फबारी? हाँ, मौसम में बर्फबारी थी, ठंडा मौसम था। जब तक मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तब तक तो स्नोफॉल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस करता हूँ 3 बजे के बाद भारी स्नोफॉल, बड़े बड़े मतलब बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिले और उससे बच्चे परेशान हो गए। क्या अभी जो खबरें क्योंकि आप वहाँ से ताज़ा देखेंगे, अभी जो भारतीय छात्र हैं उनके सामने क्या परिस्थितियाँ होंगी? हाँ, अभी जो है अभी कम लोग ही बच रहे हैं मेरे जानने वाले। वो लोग बच रहे हैं जो बॉर्डर से दूर थे, जैसे बॉर्डर से दूर की जगह खार्किव, ओडेसा, पोल्टावा, कीव, ये सब बॉर्डर से दूर है। जो रोमानियन बॉर्डर, पोलैंड बॉर्डर, स्लोवाकिया बॉर्डर और ये सब जो बॉर्डर है उससे दूर है, वही लोग लेट से पहुँचे। हम लोग ज़रा पहले पहुँच गए। और रही बात कि इतने लोग अभी कम लोग इसलिए रह गए हैं क्योंकि भारत सरकार जो है हरकत में लेट आई है। जब वो हरकत में आई तो हर दिन वो 2 ही फ्लाइट भेज रही थी, 2 फ्लाइट में कितने भी बच्चे हो जाए तो वो मोस्टली आपको 450 से ज़्यादा ये लोग नहीं जा सकते हैं। और हमारी जो तादाद है वो 20,000 से भी ज़्यादा है। 450 से ज़्यादा के बच्चे हैं, कैसे जाएं? तो रोज़ 450 बच्चे निकल रहे थे। अगर 450 भी बच्चे निकालते तो 20 दिन हो जाता निकालने में। लेकिन 1 तारीख को 6 फ्लाइट शेड्यूल हुई, उससे बहुत सारे बच्चे निकले। फिर 2 तारीख को शेड्यूल हुई, ऐसे 6 फ्लाइट करके निकाले। तो जो भारत सरकार बाद में जो किया वो उनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, सीट कम थी और निकलना बहुत मुश्किल थी। और क्या हो रहा था कि जो पहले लोग पहुंच गए वो रुक गए, बाद में आ रहे हैं वो भी पहुंच गए, भीड़ बढ़ते जा रही है, अफरा तफरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। रोमानिया पहुंचने के बाद 3 शेल्टर हाउस बने थे। 3 शेल्टर हाउस में जो कैपेसिटी थी हर शेल्टर हाउस में 600 के आसपास थे। 1800 बच्चे 27 तारीख को 1800 बच्चे आ चुके थे शेल्टर में। और ऐसा भी हो रहा था कि कुछ बच्चे सीधा एयरपोर्ट पहुंच जा रहे थे और फ्लाइट लेके चले जा रहे थे। ये जंग कोई आम नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है भविष्य को लेकर के, इस बात को उनको समझना जरूरी है। आसिफ, आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर, क्या लगता है सामने चुनौती किस रूप में देख पा रहे हैं? यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, किस रूप में देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि अनसर्टिनिटी फैक्टर बहुत है, कुछ नहीं पता क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता। हम लोग बस कामना कर रहे हैं कि जो हमारा भारत पहला देश है और हमारा जो यूक्रेन है वो दूसरा देश है, क्योंकि वहाँ हम रहते हैं। तो हम चाहते हैं, कामना कर रहे हैं कि वो देश सही सलामत बच जाए, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार या झारखंड सरकार से हम अपील करेंगे कि हमें कोई प्रावधान दी जाए जहाँ हम यहाँ अपनी पढ़ाई, अधूरी पढ़ाई और डिग्री पूरी कर सकें। आमतौर पे ज़्यादातर छात्र बाहर पढ़ने चले जाते हैं बड़ी डिग्रियों, उच्चतर डिग्रियों के लिए। क्या लगता है कि अब इस दिशा में सरकार को सोचने की जरूरत है कि कभी कोरोना हो, कभी युद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय यहीं पर छात्र पढ़े, यहीं पर डिग्री है? छात्र डिग्री लेने इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ भारत सरकार के पास सीटें कम हैं और अगर किसी भी मेडिकल, खासकर मेडिकल सीट्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी, प्राइवेट बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए लग जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए करोड़ रुपए जोड़ना, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसमें भी 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं। बट जो बाहर हैं, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनमें जो पढ़ाई का खर्च होता है वो कम होता है। मतलब 15 लाख के आसपास यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, उसके बाद आपके ऊपर है खाना पीना रहना। तो मतलब बहुत कम खर्च में आप अपनी डिग्री, आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। इसके वजह से लोग बाहर जाते हैं। और अगर यहाँ पे प्रावधान हो जाए, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो जाए कि नहीं सारे बच्चे का एडमिशन हो जाए तो कोई बाहर नहीं जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन में 20,000 बच्चे हैं, हम यहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बच्चे चाइना में पढ़ते हैं हमारे। उसके बाद आपको नेपाल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये हर जगह बच्चे हैं पढ़ने वाले। ये सब मेडिकल छात्र हैं
और भी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल छात्र की आबादी फिलीपींस इन सब जगह में बहुत ज़्यादा है। इसी के वजह से फी मैटर। आसिफ की बातों ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि अब आपदा की, चाहे महामारी का हो या युद्ध का, कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों को तो मुहैया कराई जाए ना। उनसे तो सीख लेने की जरूरत है ना कि आखिरकार इतनी संख्या में बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, जबकि आपके पास ऐसा नहीं है कि संसाधन का ऐसा अभाव है जहां बच्चों को डिग्रियां नहीं मिल सकती है। अब सरकार को इस दिशा में सोचनी चाहिए और कहीं ना कहीं अपने छात्रों को, अपने जो कर्णधार हैं देश के, उन्हें बचाने की बड़ी स्तर पर मुहिम चलाई जानी चाहिए और इसके लिए अब आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। कैपिटल न्यूज के लिए AP लकी, नमस्कार।